Hello everyone, welcome to my channel Study with Moushami. So today we are going to start remaining part of chapter 3, that is part 2 from the chapter Our Changing Earth, NCERT Geography class 7. So let's get started. Major landforms. So the landscape is being continuously worn away by two processes. First is weathering and second is erosion. So we need to understand the meaning of weathering and erosion. First we will understand weathering, then erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth surface. इसका मतलब क्या है? अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है. अपक्षय माने वेदरिंग और अपर्दन माने इरोजन. पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है. तो शैलों के टूटने से क्या होता है? वेदरिंग होता है. ठीक है. भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं. तो इरोजन क्या है? इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition creates different landforms on the surface of the earth. इसका मतलब क्या है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं. वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप क्या होता है? एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, माने एक स्थान पर डिपॉजिट कर देते हैं. अपर्दन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं. विभिन्न स्थलाकृति मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्क ऑफ अ रिवर. अब रिवर का क्या काम है देखिए. फर्स्ट इज वाटरफॉल, सेकेंड इज मिएंडर. तो पहले हम वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं. When the river tumbles at steep angle over hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. तो क्या है इसका मतलब? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है. जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है. जलप्रपात मतलब वाटरफॉल. तो चलिए अब मिएंडर के बारे में पढ़ते हैं. मिएंडर, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मिएंडर. जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह नदी जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न करके जो क्या है गई है. तो इन्हीं को क्या कहते हैं? मिएंडर कहते हैं. इसको हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं. मिएंडर क्या है? जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है. नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं. तो मिएंडर को हम विसर्प भी कहते हैं. तो वर्क ऑफ रिवर में पहला क्या है? वाटरफॉल. जैसा कि आप ये पिक्चर में देख ही सकते हैं, वाटरफॉल हो रहा है. एंड दूसरा जो है वो है मिएंडर, विसर्प. तो यहाँ पर आप डायग्राम में ये भी देख सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. कट ऑफ लेक्स. ठीक है. कट ऑफ लेक्स क्या है? ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called as oxbow lake. तो cut-off lake को हम क्या बोलते हैं? oxbow lake बोलते हैं. तो क्या है? समय के साथ क्या होता है? विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं. तो कट ऑफ लेक को हम चाप झील कहते हैं. ठीक है.
इसको और तरह अच्छे से समझ लेते हैं। तो जब विसर्प होता है, विसर्प के बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। और अपर्दन और निक्षेपण मतलब कि इरोजन एंड डिपोजिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं, विसर्प के जो लूप के सिरे हैं वो निकट आ जाते हैं और समय के साथ क्या होता है, विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें चाप झील भी कहते हैं। तो चलिए फ्लड प्लेन के बारे में जानते हैं। As it floods, the river deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. The raised banks are called levees. क्या है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों के महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में। When the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं, नदी के उथित तटों को तटबंध कहते हैं। ठीक है, तटबंध तो हो गया। अभी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव क्या हो जाता है, बहुत ही धीमा हो जाता है तथा नदी उनके धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरका कहा जाता है। तो जब नदी धाराओं में विभाजित हो जाती है बहुत सी, तो उनको क्या कहा जाता है, वितरिका, वितरिका कहा जाता है। तो इसे ही डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं इंग्लिश में। अब डेल्टा क्या है, व्हाट इज डेल्टा? द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। The collection of sediment from all the mouth forms a delta. तो इसका मतलब क्या है, नदी जब इतनी धीमी हो जाती है, कब नदी इतनी धीमी हो जाती है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जब नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। मतलब ये जो अपने साथ चीजें लाती है वो सारी क्या है, डिपॉजिट कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होते हैं। तो ये आपके जो 6 है, ये आपके सारे वर्क ऑफ रिवर्स है। तो चलिए अब चलते हैं नए एक लैंडफॉर्म्स की तरफ। वर्क ऑफ सी वेव्स, इसका मतलब क्या है, समुद्री तरंग के कार्य। सी केव्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सी केव्स? तो ये आप एक बार डायग्राम इधर से देख सकते हैं। देखिए सी केव्स इधर लिखा है, सी केव, सी आर्च, सी स्टैक। ठीक है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म एंड दे कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, डेवलपिंग क्रैक्स. The cracks become larger and wider over time, due to which hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. तो इसका मतलब क्या है, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं. अपर्दन का मतलब है इरोजन और निक्षेपण का मतलब है डिपोजिशन. समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे ये दरार विकसित होती है. समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है. ठीक है, समय के साथ क्या होती है, बड़ी और चौड़ी हो जाती है. इनको समुद्री गुफा कहते हैं. तो इनको ही सी केव्स को हिंदी में समुद्री गुफा कहा जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सी आर्चेस. When these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain. It forms sea arches. तब क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, ये जो बड़ी और चौड़ी हो जाती है, तो इनको जब समुद्र गुफा कहा जाता है. उसके बाद क्या होता है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं. ठीक है, तटीय मेहराब बोलेंगे सी आर्चेस. अब स्टैक्स क्या है,
Erosion breaks the roof and only walls are left and these wall-like features are called stacks. तो इनको क्या बोलेंगे? स्टैक्स करेंगे. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सी स्टैक्स के बारे में. ये डायग्राम में सी स्टैक्स लिखा हुआ है. ठीक है, क्या है स्टैक्स को हम एक हिंदी में समझेंगे. लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है. दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं एक दीवार जैसा है, सी स्टैक लिखा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं. अब क्या है? सी क्लिफ. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. समुद्री जल के ऊपर लगभग उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंग कहते हैं और समुद्री तरंगों किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है. तो ये आपका हो गया वर्क ऑफ सी वेव्स. मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्क ऑफ आइस. इसमें ग्लेशियर है और ग्लेशियल मोरेन्स है, तो दोनों को अच्छे से समझते हैं. ग्लेशियर. Glaciers are rivers of ice which erode the landscape by bulldozing soils and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. तो वर्क ऑफ आइस का मतलब क्या है? हिमनद के कार्य. हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है. हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थर से भूदृश्य का अपर्दन करती है. ठीक है, हिमनद क्या करती है? गहरे गर्तों का निर्माण भी करती है. ठीक है, अब क्या होता है? अब ग्लेशियर मोरेन को समझेंगे. The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt get deposited and forms glacial moraine. अब क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झीलें बन जाती हैं. हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं. ये निक्षेपित होने वाले को हिमनद हिमोर का निर्माण कहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लेशियर और ग्लेशियल मोरेन. तो ग्लेशियर को क्या है? हिमनद कहेंगे और ग्लेशियल मोरेन को हिमनद हिमोर कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ. वर्क ऑफ विंड मतलब पवन के कार्य. विंड इन द डेजर्ट एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इज विंड. इसका मतलब क्या है? रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है. अब यहाँ पर देखिए रेगिस्तान में मशरूम रॉक्स मिलते हैं. आप ये डायग्राम में देख ही सकते हैं कि किस तरह से रॉक्स मशरूम जैसा शेप इन्होंने लिया है. इसका भी एक कारण है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि क्यों ये ऐसा है. इन डेजर्ट रॉक्स कैन बी शेप्ड लाइक मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक. रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं. क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि जब पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होती है. ठीक है, तो इसीलिए क्या है? पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है. तो क्योंकि पवन जब चलती है तो निचले हिस्से को ही ज्यादा काटती है, इसके लिए क्या है? ये इस तरह का एक मशरूम रॉक्स का एक ढांचा ले लेता है. ये हो गया आपका मशरूम रॉक्स. अब है सैंड ड्यून्स एंड लोएस. सैंड ड्यून्स का अर्थ क्या है? पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा जब निचले भाग को आसानी से काटती है, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इसलिए शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं. तो अभी सैंड ड्यून्स में क्या होता है? When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill-like structure. These are called sand dunes. पवन चलने पर क्या होता है
ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ी बनाती है, तो इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? बालू टिब्बा। जैसे आप डायग्राम में देख ही सकते हैं कितने छोटे छोटे पहाड़ जैसे बने हुए हैं, तो हिल लाइक स्ट्रक्चर इन्हें बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लोएस के बारे में। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब सैंड जो है, जो बालू है, जब बहुत ही फाइन एंड लाइट होते हैं तो क्या है, विंड जो हवा है इनको कैरी करके लेके चली जाती है लॉन्ग डिस्टेंस में और वहां डिपॉजिट कर देती है, तो इसी को लोएस कहा जाता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट पोर्शन था, तो हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए आज यहीं तक है। थैंक यू एंड आप सभी घर में बहुत ही अच्छे रहे और स्वस्थ रखें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।